मैं बहुत ज़्यादा हसीन थी। जवानी को दिनों में मुझ पे ऐसा हुस्न चढ़ा कि देखने वाले मुझे देखकर कुछ लम्हे तो आंखें पलटना ही भूल जाते। शादी वाली रात मेरे शौहर भी मुझसे बहुत राज़ी हुए थे। मैं जब भी ससुराल में बना दुपट्टे की घूमती को मेरा देवर दूध पीने की जिद करता। मुझे इसकी हरकत बुरी लगती, हालांकि वो तो 55 साल का बूढ़ा था, मैं तो अभी जवान थी। शादी को कुछ दिन गुजरे थे। एक रात मेरा शौहर घर पर नहीं था। उस रात देवर मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा कि आज मैंने अकेले, जल्दी करो मुझे दूध पिलाओ, मैंने यही दूध पीना है। तो देवर तो जिद करने लगा। फिर देवर ने खुद ही कपड़ा हटाकर, मैं एक दरमियाने दर्जे के घर में पैदा हुई। 19 साल की उम्र में मुझ पर ऐसा जवानी चढ़ी कि चंद दिनों में ही मेरी शादी करवा दी। शादी की पहली रात ही मुझे कहा कि अनम, मेरे बड़े भाई को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से के पागल हो जाते हैं, तुम इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जो भी कहें जैसे भी कहें वैसे ही करना है। वैसे 4 दिन से कहीं ज़्यादा देख रही थी। जब भी मेरे शौहर अरसल को एक आवाज़ दे देते तो इनकी रंगत पीली पड़ जाती। फ़ौरन मेरे शौहर कमरे से निकल जाते और अरसल की बदहवासी देखकर मेरे दिल भी देवर का बड़ा रोब जम गया था। इस दिन 5वां दिन था जब मैं सुबह सुबह अरसल ने मुझसे कहा कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन इस वक्त मेरे देवर ने अरसल को पुकारा तो वो फ़ौरन इसे कमरे से बाहर ले चले गया। बाहर से मुझे अपने देवर के चीखने चलाने की आवाज़ें आ रही थी। वो कह रहे थे कि 4 दिन शादी के हंगामे गुजर गए, तुम्हें एहसास भी है कि दुकान में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है। आज भी तुम छुट्टी करके बैठ गए हो। अभी दुकान पर पहुंचो और वर्कर के सर पर खड़े रहो, वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं कराई कि तुम कमरे में ही बैठ जाओ, उसके बैठे रहो। वो अपनी बीवी से भी कह दो कि वो दो किसी की जिम्मेदारी संभाल ले, जहाँ कोई और औरत तो नहीं जो इसके नाज नखरे उठाएगी। लेकिन ये सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि अचानक शादी को और इन दोनों में भी नाश्ता बनाकर दे रही थी, जिसमें मेरे सर कई खामियां निकाल चुके थे। लेकिन अरसल ने मुझे प्यार से मोहब्बत से यही समझाया था कि भाई की बात का बुरा मत मानना। इतने दिन तो मैं इस सोच में उलझी रही हूँ कि देवर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे देवर ने किया था, मैं तो बहुत घबरा के रह गई। अरसल कमरे में दाखिल हुए तो इनका चेहरा गुस्सा हुआ था। कहने लगे कि माफ़ी चाहता हूँ, मुझे दुकान पर जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले से बाहर ही फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी इतराज़ नहीं किया था। अरसल तो अपनी दुकान पर चला गया। मैंने किचन में आकर बेदिली से बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन ही मैंने खाना बनाया और घर के सारे काम भी मुझे करने पड़े। मेरे देवर ने नौकरानी को निकाल दिया। कहते थे कि जब बहू घर में आई तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और अब थक कर अपने कमरे में आराम करने लगी थी कि मेरे देवर ने मुझे आवाज़ दी। वो अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़ लिया, लेकिन दुपट्टा रेशमी था, इसलिए जब अपने देवर के कमरे में गई तो मैंने पूछा भाई कुछ चाहिए तो आपको? उसने कहा। उन्होंने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा। अजीब बात, अपने सूखे होठों पर जुबान फेर कर कहने लगे दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सिरक चुका था। मैंने फ़ौरन अपना दुपट्टा सही किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझसे अपने देवर की ये हरकत अजीब लगी थी। देवर को भाई की जगह होता है और भाई कभी भी बेटियों को सर से पांव तक इससे नहीं देखता। फ़ौरन ही किचन में आ गई और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था।
मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने फ्रीज़र खोला और दूध का गिलास पकड़कर दुपट्टा अच्छी तरह से लपेटकर अपने देवर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख कर इससे पहले के कमरे से बाहर जाती मुझसे सरकर कहने लगी, थोड़ी देर मेरे पास बैठकर बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है और मैं बड़े दिनों से अकेला था और अकेला ही बैठकर बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई। मेरे देवर के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी, बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं थी। इसलिए मुझे मजबूरन इस बेड के किनारे पर बैठना पड़ा और मुझे इधर उधर की बातें करने लगे। लेकिन उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह में लगाया तो फौरन से हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गरम गरम दूध पीना है। ये कहते ही उसने नज़रें मेरे चेहरे से होते हुए मेरे पूरे बदन पर सफ़र करने लगी। इनकी नज़रों में न जाने ऐसा क्या था कि मुझे उलझन होने लगी। मेरे माथे पर पसीने के कतरे साफ दिखाई दे रहे थे। कहने लगे, जाओ इसे गर्म करके लाओ। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 3 दिन से मेरे देवर बड़े ही गुस्से में बात कर रहे थे। जब अरसल घर में होता तो इनका लहजा बड़ा ही धीमा था। लग नहीं रहा था जो मेरे देवर हैं, जो 5 दिन से अरसल को चिल्ला कर रहे थे और गुस्से से अरसल से बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने 2 पतीले में डालकर ज़रा सा गर्म किया, फिर गिलास में डालकर अपने देवर के पास ले गई। जैसे ही मैंने गिलास इनके हाथ बढ़ाया, उन्होंने दूध के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे बदन में करंट सा लग गया। मैंने फौरन घबराकर अपना हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। फिर कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे, अरे बाहर क्यों जा रही है, जहाँ बैठो मेरे पास मुझसे बातें करो। मैं तन्हाई का सांप तो मुझे अब और भी ज़्यादा डसने लगा है। ये कहकर देवर ने ठंडी आह भरी और मुझे और भी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। तो इसकी बातें सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा। तो फिर मैं कहने लगी, तुमने शादी के अगले दिन जो काले रंग का सूट पहना था बड़ा प्यारा लग रहा था, आज वही पहन लेना। ये सुनकर और भी मुझे बुरा लगा। ये फरमाइश तो अरसल को मुझसे करनी चाहिए थी, ना मेरे देवर को। अब अरसल दुकान पर जाता तो मेरा देवर मुझे कमरे में बुला लेता और मुझे अजीब नज़रों से देखता। बार बार मुझे अपने सूखे होठों पर ज़ुबान फेरने लगता। तो फिर कहता, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध गर्म करके दो। दूध का गिलास देकर जाने लगती तो मेरा हाथ पकड़ लेता और कहता, मेरे पास बैठकर बातें करो। मैं भला क्या कर सकती थी। मैं काम का बहाना बनाने लगी कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा। मैं सोच रही थी मुझे अरसल से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती। वो तो अपने भाई के सामने कांपता था। एक अरसल बोलता नहीं था। एक दिन में किचन का सारा काम कर रही थी कि मेरा देवर अचानक से किचन में आ गया और मुझे पीछे से पकड़ लिया, झटके से टेबल से लगा दिया और फिर जो कुछ मेरे साथ किया मैं बता नहीं सकती। मैं अपनी इज्जत बचाकर कमरे में चली गई, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, कुंडी लगा दी और बेड पर बैठ गई। बेचैनी इस पर बुरी तरह सवार थी। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा सर मेरे साथ कभी कोई हरकत कर सकता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोच चुकी थी कि मेरे अरसल से बात करूं। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, अपने कमरे में बंद करके। कई बार मेरा सर मेरे कमरे के दरवाज़ा खटकाया, इसे भूख लगी, इसे खाना दो, लेकिन मैंने कुछ नहीं दिया।
मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही सब कुछ करती। तो मैंने रात किया, मेरा और दरवाज़ा ज़ोर शोर से बजा रहा। अरसल कहने लगे, अनम दरवाज़ा खोलो, ये क्या बदतमीज़ी है, तुम सुबह से दरवाज़ा बंद करके बैठी हो। अरसल की ये बात सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दोनों भाई मुझे गुस्से से देख रहे थे। कहने लगे, तुम्हें ज़रा सी एहसास है, शर्म नहीं आती? मेरा भाई सुबह से भूखा बैठा है और तुमने उन्हें रोटी तक नहीं दी। उन्हें शुगर की बीमारी है, अगर इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो इनके ज़िम्मेदार कौन होगा? इनकी ज़िम्मेदारी नहीं संभाल सकती तो आप इनका और कोई इंतज़ाम कर लीजिए। मेरा ये कहना था कि अरसल गुस्से से भड़क उठा। कहने लगा, ये क्या बदतमीज़ी है। पीछे से मेरे देवर कहने लगे, देख रहे हो, अभी इसे आए हुए 7 दिन नहीं हुए और इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। मुझे तो पहले ही पता था कि लड़कियां शादी के बाद ऐसा ही करती हैं और अलग से पहले आंखों से सजा लेती हैं। मेरा शौहर कहने लगा, आज तुमने ये बात कह दी है अनम, आइंदा से अगर कहा तो हाथ में तलाक देकर तुम्हें रुखसत कर दूंगा। ये सुनना था कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे अब्बू की पहले से 3 बेटियां थीं और वो शरीफ इंसान थे। बड़ी मुश्किल से जहेज इकट्ठा करके एक बेटी की शादी की थी। मेरी माँ भी मुझे रुखसत करने के वक़्त बोल चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर वापस मत आना और शौहर और देवर की बात मानना और अपने घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरा देवर चाहता था मैं नहीं कर सकती थी। इसकी हरकतें और बदतमीज़ी दिन दिन बढ़ती जा रही थी। इस वक्त अरसल जितने गुस्से में थे, अगर बताती तो यकीनन मुझे ही झूठा कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बेड पर बैठ गई और देवर कहने लगे, अरसल इसको आखिरी बार समझा दो, अगर इसका दिमाग सही कर दो, वरना फिर मैं इसकी माँ से जाकर बात करूँगा। संभालो अपनी बेटी को। ये कह वो गुस्से से वहाँ चले गए। मैंने एक गुस्से के बड़ी नज़रों से अपने देवर पर नज़र डाली और सर कहने लगे, आखिर तुम्हें मसला क्या है? तुम्हारे साथ तुम्हारे सर पर कौन सा इतना बोझ डाल दिया है जो तुमसे घर का संभाला नहीं जाता? मैंने कहा कि काश मेरी सास और देवर नंद होते तो आज मैं जिस हाल से गुजर रही हूँ इस हाल से ना गुजरती। मेरी बात पर वो गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं मैंने? अरसल ऐसा करो, मैं अपने भाई की शादी करा दो। और मेरा ये कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ अरसल ने मेरे मुंह पर दे मारा। कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें ऐसी बातें करते हुए ये मेरे भाई की उम्र शादी की है। भाई की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई हैं जो तुम्हें पकाना भी भारी पड़ रही हैं। मैंने कहा, नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। वो कहने लगे, ये कौन सी बात है जिससे मैं तुम्हें समझूं? मेरे भाई की उम्र 55 साल है, वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और तुम चाहती हो कि इस उम्र में मेरा भाई एक औरत की जिम्मेदारी संभाले। अब मैं उन्हें क्या बताती कि इनका बड़ा भाई अपनी भाई की बीवी पर नज़र रखे हुए है। मैंने कहा, आप शादी करवा दें, मैं आपके भाई और भाभी को दोनों को संभाल लूँगी। इस पर वो अजीब सा मुस्कुराया और कहने लगा, देखो ये घर और बिजनेस सब मेरी भाई के नाम है। अगर कोई इनकी बीवी की हैसियत से आ गई और जो सब कुछ अपने कब्ज़े में कर लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल देगी। अगर इस घर से भाई के गुस्से से तुम्हें अच्छी तरह से वाकिफ़ हो, जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं भी चुपचाप भाई की सुनता हूँ। अब दोबारा से भाई की शादी का नाम मत लेना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई, मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने देवर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और इस तरह घर जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठूं।
मैं तड़प तड़प कर आंसू बहा रही थी, दुपट्टे से आंसू साफ करने लगी और फौरन अरसल की आवाज़ आ गई। कहने लगे, अनम जल्दी से उठकर बना दो, भाई को बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने जाकर नाश्ता बनाया और कमरे में आ गई। मैंने इस दिन खाना भी नहीं खाया, लेकिन अरसल ने एक बार भी मुझे ये नहीं पूछा कि मेरे पूरे दिन से भूखी हूँ, खाना खा लो। मर्द कभी औरत की परवाह नहीं करता, इसे अपने कामों से मतलब होता है। अरसल का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में होता था। मैंने उसकी के बाद खुद को खामोश कर लिया और अरसल जब दुकान पर चले जाते तो मेरा देवर मुझे आवाज़ देकर कहने लगा, मैं बड़ी मजबूर एक बेबसी से इसके कमरे में गई। मुझे देखकर हंसने लगा, तुम क्या समझती हो, तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे का सर पर चढ़ गया, तुम्हारे लिए वो मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग कर वह तुम्हें एक अलग घर ले देगा। अपनी सोच बदल लो, मैंने तुम्हें उसके पर अच्छी तरह से काट दी है। वो चाह कर भी कहीं नहीं जा सकता और ना ही तुम जा सकती हो। इसलिए मैंने किसी अमीर घराने की लड़की से अपने भाई की शादी नहीं की, कहीं वो मेरे भाई को साथ ही ना ले जाए। इसलिए तुम्हें लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं जानता था तुम्हारे बाप के हालात ऐसे नहीं हैं। वो तुम्हारा घर बसाने के बाद वो तुम्हें अपने घर बिठा सके, लेकिन अगर ज़िंदगी आसान हो तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान हो गई थी। मेरा देवर कहने लगा, जाओ जाकर मेरे लिए दूध लेकर आओ। मुझे सब कुछ मेरे अंदर आग लगा देता था। मैं भी चाहता था कि मेरे अपने आप को ख़त्म कर लूँ। मैं ऐसी गंदी और बकवास ज़िंदगी भर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं अब यही करती कि खाना पीना दूध देवर के कमरे में पहुंचाकर फ़ौरन वापस आ जाती। मैं इसके पास बैठती थी, वो ना बात करती थी, ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारने लगी। एक दिन तो हद हो गई, मेरे देवर ने अरसल का भी लिहाज नहीं किया। क्या रात को खाना खा रहे थे, मैंने अपने देवर की फरमाइश पर कोरमा बनाया था। कोरमा बना के बहुत ही अच्छा खाना खाते हुए कहने लगे, आज तो भाभी ने दिल खुश कर दिया, बहुत मज़े का खाना बनाया। अरसल ये सुनकर मुस्कुराने लगे। मुझे मेरा देवर अजीब निगाहों से देखने लगा, मुझे ज़रा सी खुशी नहीं हुई। फिर जेब से मुझे देवर ने 5,000 का नोट निकाला और मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगे, ये लो तुम्हारा नाम, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरा इनकार करना था, तस्लीम मुझे खूरने लगा। अब वो अपनी खुशी दे रहे थे, इनकार नहीं करने, रख लो। मैंने 5,000 पकड़ लिए। बर्तन उठाने के बाद जैसे ही खड़ी हूँ, मेरा देवर भी खड़ा हुआ, मेरी तरफ बढ़कर मुझसे अपने गले लगा लिया और मेरा माथा चूम लिया। जैसे पत्थर की मूरत बन गई। कहने लगा, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये से बहुत खुश हूँ, ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। वेरी सैड। अरसल को देख रही थी कि जिसके चेहरे पर कोई भी असर नहीं था, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी थी। मैंने कहा, भाई का ये कौन सा तरीका है जिसको इनको चाहे कि मुझसे दूरी रखकर बात किया करें। इनका क्या हक बनता है कि मुझे अपने सीने से लगाने का। इस्लाम ने भी एक उम्र के बाद बाप और बेटी को दूरी रखने का कहा है। मेरी इस बात पर अरसल भड़क उठे। कहने लगे, तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है, जो इसने तुम्हें ज़रा सा हाथ लगा दिया तो तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया। अजीब लड़की हो तुम, बजाय उसके के भाई के दिल में जगह बढ़ाओ, तुम हर बात पर भाई इतराज़ करती हो। धीमे लहजे में मुझे घूर कर बोल रहा था। शुक्र करो भाई ने ये बातें नहीं सुनी, वरना बहुत सी मुसीबत आ जाती।